रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 24 घंटे में भारत के 3 मिसाइल परीक्षण के क्या मायने हैं, इसे भारत के शक्ति प्रदर्शन के रूप में क्यों देखा जा रहा है। इसके अलावा जानेंगे जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को कैसे मजबूती प्रदान कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे आखिर क्यों लद्दाख का न्योमा एयरफील्ड हिमालय में भारत का रणनीतिक लॉन्च पैड बन रहा है। और इस सब के अलावा आपको रूबरू करवाएंगे सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से। भारत ने अभी अभी अपनी मारक क्षमता का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन पूरा किया है। इसके तहत भारत ने 24 घंटे की कड़ी निगरानी में अपनी 3 प्रमुख मिसाइल प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इनमें पृथ्वी 2, अग्नि 1 और हाल ही में उन्नत की गई सतह से हवा में मार करने वाली आकाश प्राइम मिसाइलों का परीक्षण शामिल है। ये मिसाइलें भारत की विकसित होती रक्षा संरचना की 3 परतें यानी टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और एयर स्पेस डिनायल का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन हार्डवेयर से कहीं आगे ये परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के बाद के माहौल में एक स्पष्ट संदेश देता है, और वह संदेश है कि भारत की मिसाइल शक्तियां केवल संचालन ही नहीं बल्कि फुर्तीली, युद्ध परीक्षित और प्रतिरोधक क्षमता से लैस हैं। एक के बाद एक लगातार उल्लेखनीय सफलता के क्रम में भारत की मिसाइल कमांड ने 3 महत्वपूर्ण प्रणालियों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया है। इससे उसके स्पष्ट इरादे और क्षमता का संकेत मिलता है। पृथ्वी 2 भारत का युद्ध क्षेत्र परमाणु निरोधक, अग्नि 1 मध्यम दूरी का रणनीतिक हथियार, आकाश प्राइम ड्रोन शिकारी वायु रक्षा प्रणाली। ये तीनों प्रणालियां छोटी से मध्यम दूरी की निरोधक क्षमता के साथ साथ सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करती हैं, और इन तीनों प्रणालियों का 24 घंटे से भी कम समय में परीक्षण उल्लेखनीय है। तो अब बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल की। ये तस्वीर है पृथ्वी 2 की, और ये मिसाइल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है, और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती है और साथ ही साथ कन्वेंशनल हथियार भी ले जा सकती है। ये बैटलफील्ड एरिया के अंदर इस्तेमाल करने वाला एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। तो ये अग्नि 1 मिसाइल है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर की है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के काम आती है, यानी रणनीतिक निरोधक मिसाइल है ये। तो अब बात करते हैं आकाश प्राइम मिसाइल की, जिसने ऑप सिंदूर में बहुत शानदार काम किया। ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी रेंज 35 से 45 किलोमीटर की है, और ये विमान, ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन को इंटरसेप्ट करने के लिए बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। पृथ्वी 2 का पहला परीक्षण भारत की पहली पीढ़ी की युद्ध क्षेत्र परमाणु मिसाइल को प्रमाणित करने वाला था। इसे उच्च गतिशीलता और रोड मोबाइल सिस्टम से त्वरित प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी 2 भारत के परमाणु त्रय यानी ट्रायड का सबसे निचला स्तर है। ये कुछ ही मिनटों में बख्तरबंद वाहनों या अग्रिम मोर्चे पर तैनात इकाइयों को निशाना बना सकते हैं। अगली मिसाइल है अग्नि 1, जो अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का हिस्सा है। लगभग 900 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 1 को पाकिस्तान और दक्षिणी तिब्बत दोनों में उच्च मूल्य वाले रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
इससे भारत को त्वरित जवाबी या पूर्व प्रक्षेपण की क्षमता प्राप्त होती है। अग्नि-1 कंटेनर युक्त है, जिससे इसकी तत्परता और जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाती है। भारत की स्वदेशी रूप से उन्नत की गई वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम बेहद खास है। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से लेकर तेज गति वाले लड़ाकू विमानों तक कई तरह के खतरों से निपटने में सक्षम आकाश प्राइम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसने कई चीनी मूल के ड्रोन और पाकिस्तान द्वारा संचालित तुर्की के बरकतार श्रेणी के प्लेटफॉर्म्स को मार गिराया था। ये 24 घंटे का परीक्षण चक्र आकस्मिक नहीं है। इसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों से लेकर आधुनिक हवाई खतरों को रोकने तक हर स्तर पर तैयारी का प्रदर्शन करना है। यानी शत्रु राष्ट्र के लिए संदेश स्पष्ट है, तनाव बढ़ने पर जबरदस्त और बहुआयामी प्रतिक्रिया होगी। इन परीक्षणों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि यह आपस में जुड़े हुए कवरेज प्रदान करते हैं। जहां अग्नि-1 रणनीतिक गहराई प्रदान करती है, वहीं पृथ्वी-2 अग्रिम मोर्चों पर स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है और आकाश प्राइम दुश्मन के विमानों, यूएवी और लॉइटरिंग मिनिशन से भारतीय आकाश की रक्षा करता है। इन तीनों मिसाइलों का परीक्षण चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के भारत के प्रयासों के बीच हुआ है। आकाश प्राइम जैसी निर्यात के लिए तैयार प्रणालियों और एक सक्रिय परमाणु ट्रायड के साथ भारत न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बल्कि वैश्विक मंच पर विश्वसनीय रणनीतिक शक्ति के रूप में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निरोधक नीति के साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भी दर्शाते हैं। हम 21वीं सदी के खतरों का सामना करने के लिए अपनी स्वदेशी तकनीकों को और मजबूत करते रहेंगे। सियाचिन से लेकर हिंद महासागर तक भारत की मिसाइल क्षमता अब केवल सैद्धांतिक नहीं रही। ये परीक्षणों से परखी गई है, प्रमाणित है और युद्ध क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में तेजी से एकीकृत हो रही है। ये 24 घंटे की कार्रवाई सिर्फ हथियारों का परीक्षण नहीं थी, बल्कि ये तत्परता, लचीलेपन और वास्तविक प्रतिरोध का एक संदेश भी थी। भारत की युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करते हुए भारतीय सेना ने जोधपुर एयरबेस पर अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को अपने पहले बैच को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। ये उन्नत बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर जो अमेरिका के अभियानों में पहले ही युद्ध परीक्षित है, अब आर्मी एविएशन कोर के तहत काम करेंगे और भारत की पश्चिमी सीमा पर सटीक हमले, नजदीकी हवाई सहायता और एंटी आर्मर युद्ध क्षमताओं को काफी हद तक मजबूत करेंगे। औपचारिक रूप से भारतीय सेना को जोधपुर एयरबेस पर अपना पहला AH-64E अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। सेना कमांड के तहत सीधे तौर पर हमलावर हेलीकॉप्टर यानी अटैक हेलीकॉप्टर के प्रवेश को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब बात करते हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की। इसको चलाने के लिए 2 पायलट्स की आवश्यकता होती है। एक पायलट जो जहाज का संचालन करता है और दूसरा पायलट हथियारों को ऑपरेट करता है। इसकी अधिकतम गति 293 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसका कॉम्बैट रेडियस यानी कि ये कितनी दूरी तक मार करके अपने बेस को वापस आ सकता है वो 480 किलोमीटर्स है। इसके अगर हथियारों की बात करें तो इसके ऊपर हेल फायर जैसी मिसाइल्स लगी हैं, 70 mm रॉकेट हैं और 30 mm की चेन गन है। इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये टैंकों को नष्ट करने का बेहतरीन हथियार है, गुप्त निगरानी भी कर सकता है और साथ ही साथ एंटी एयर
और नाइट ऑपरेशंस भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट पॉड्स और 30 ऑटोमेटिक कैनन से लैस अपाचे आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, मजबूत ठिकानों और यहां तक कि दुश्मन के इलाके में कम ऊंचाई वाले ड्रोन का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने तथा नष्ट करने में सक्षम हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी युद्ध के लिए आदर्श बनता है और यही कारण है कि इन्हें जोधपुर में पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा के पास तैनात किया गया है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में पहले से ही युद्ध का अनुभव रखने वाला अपाचे हर मौसम में रात दिन 360 डिग्री का लड़ाकू क्षमता वाला एक हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना ने इनमें से 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में पहले से ही शामिल कर लिया है और अब सेना एकीकृत युद्ध समूह अभियानों के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इसका बड़ा फायदा, अब सेना डायरेक्टली इन पर नियंत्रण करेगी। ये एक परिवर्तनकारी क्षण है। सेना की कमान में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के आने से अब हमारे पास जमीनी हालात के अनुरूप स्वतंत्र वायु सहायता उपलब्ध है। ये संयुक्त संचालन और युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता के लिहाज से एक बड़ी छलांग है। ये सेना के लिए खास मायने रखता है क्योंकि ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अब सेना के कमांडरों के सीधे नियंत्रण में होंगे, जिससे जमीनी खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी। यह आक्रमण के दौरान दुश्मन के इलाकों में अंदर तक अपनी टैंक थ्रस्ट को कवर करेंगे और अगर दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का दुस्साहस करेगा तो एंटी टैंक ऑपरेशंस को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हमलावर हेलीकॉप्टर पश्चिमी मोर्चे और रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र के लिए आदर्श है। अपाचे का शामिल होना भारत के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए व्यापक प्रयास को भी दर्शाता है, जहां सेना, नौसेना और वायुसेना सामूहिक रूप से काम करती हैं। अब जब सेना के पास अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, तो उसे अब अग्रिम मोर्चों के अभियानों के लिए केवल भारतीय वायुसेना के समर्थन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की ऊंचाइयों वाली पहाड़ियों तक अपाचे हेलीकॉप्टर को बख्तरबंद ब्रिगेड तथा त्वरित प्रतिक्रिया बलों के साथ एकीकृत किया जाएगा। पृथ्वी की सतह के नजदीक उड़ान भरने, रडार से बचने और कठिन लक्ष्यों पर प्रहार करने की उसकी क्षमता उन्हें भारतीय सेना की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजीज के तहत ये एक घातक पूरक बनते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ड्रोन और बख्तरबंद क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में अपाचे भारत को त्वरित हवाई हमला करने की क्षमता देता है, जिसका दक्षिण एशिया में मुकाबला करना कठिन है। मौजूदा सेना अनुबंध के तहत कुल 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे, जबकि और अधिक के लिए भी विकल्प उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, रडार जैमर्स और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम्स लगाए गए हैं और ये हेलीकॉप्टर भारत के सभी सीमावर्ती इलाके, रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों तक अनुकूलित हैं। अपाचे की गर्जना अब भारत की सेना की नीति का हिस्सा बन गई है, तेज, लचीला और खौफनाक। इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने के साथ भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहां हमलावर हेलीकॉप्टर यानी अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ वायुसेना की संपत्ति नहीं बल्कि सेना का एक एकीकृत लड़ाकू अंग है। संदेश साफ है, भारत की सेना सिर्फ जमीन पर तैनात सैनिक नहीं, अब उसके पास मारक क्षमता के पंख भी हैं। ये ऊंचाई पर है, दुर्गम है और ये एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। पूर्वी लद्दाख में न्योमा में भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे अब एक पूर्ण विकसित फाइटर जेट बेस में तब्दील किया जा रहा है। समुद्र तल से 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित न्योमा सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं है, ये एक सशक्त संदेश है। एक ऐसा संदेश
जो इलाके में भारत की पहुंच और तत्परता को दर्शाता है, खासकर उस क्षेत्र में जहां बार बार चीनी घुसपैठ देखी गई है। ऐसे में सैन्य दृष्टि से, राजनीतिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से आखिर न्योमा क्यों मायने रखता है, देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख के दुर्गम चांगथांग पठार में स्थित न्योमा एएलजी बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन की रणनीतिक रूप से सक्रिय तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सामने स्थित है। 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये एयरफील्ड दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य हवाई अड्डों में से एक है। कभी केवल हेलीकॉप्टरों और परिवहन वाहनों के उपयोग में आने वाला न्योमा अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ इस हवाई पट्टी को तेजी से 3 किलोमीटर लंबे पक्के रनवे में बदल रहा है, जो Su-30 MKI, राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए सक्षम होगा। ये परियोजना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब आक्रामक तैनाती क्षेत्रों के निर्माण की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। न्योमा की कहानी अब बदल चुकी है। एक वीरान रनवे से आगे बढ़कर ये अब भारत की एयर पावर का फ्रंटलाइन बेस बन गया है। ये बदलाव सिर्फ एक एयरफील्ड का नहीं बल्कि भारत की हिमालयी रणनीति का संकेत है। अब हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम पहले से तैयार रहेंगे। LAC अब निगरानी की रेखा नहीं बल्कि कार्रवाई की लॉन्च पैड बन चुका है। सीमा के उस पार चीन ने पहले ही नगारी और होतन में कई एयरबेस बना लिए हैं, जहां सैनिकों की तैनाती तेजी से की जा सकती है। न्योमा भारत की ओर से उस आक्रामक ढांचागत विस्तार का जवाब है। ये उत्तर में दौलत बेग ओल्डी यानी DBO एयरपोर्ट के दक्षिण में फुकचे ALG के साथ मिलकर लद्दाख में अग्रिम ठिकानों का एक नेटवर्क तैयार करता है। न्योमा को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात सिर्फ लड़ाकू विमानों की तैनाती नहीं है, बल्कि इसमें बहुक्षेत्रीय समन्वय की क्षमता है। यह एयरफील्ड तेजी से सैनिकों की अदला बदली, मिसाइल तैनाती और ISPR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे अभियानों को संभव बनाएगा। सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड समय में स्थायी मजबूत शेल्टर, ईंधन भंडारण और विस्तृत लॉजिस्टिक्स के लिए आधार तैयार कर दिया है, जो कि एक ऐसे क्षेत्र में बेहद आवश्यक है जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। हवाई शक्ति और बुनियादी ढांचे की जंग के इस नए मोर्चे पर न्योमा भारत की ऊंचाई पर बढ़त का प्रतीक है। सिर्फ भूगोल में ही नहीं बल्कि समय, क्षमता और स्पष्ट इरादों में भी। जैसे जैसे सीमा पर बुनियादी ढांचे की दौड़ और ग्रे जोन रणनीति से तनाव बढ़ रहा है, न्योमा में भारत का ये रणनीतिक रनवे हिमालय में सबसे अहम 3 किलोमीटर साबित होने वाला है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से बात की। न्योमा एयरफील्ड को रणनीतिक महत्व वाला एक अग्रिम अड्डा कहा जाता है। BRO के सामने कई चुनौतियां थी, तो आपने उनका प्रबंधन कैसे किया? देखिए, आप सभी कहीं न कहीं कई बार बॉर्डर एरियाज़ में जा चुके होंगे, तो आपको मालूम है कि वहाँ जो तापमान है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि जो सर्दी में तापमान हो जाता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और बहुत ही तेज़ हवाएं होती हैं। दूसरी बात यह है, हाई एल्टीट्यूड में काम करना एक मुश्किल बात है, और जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी दोनों जो मैन पावर है और जो हमारी मशीनें हैं, दोनों के ऊपर उनका असर पड़ता है, तो उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। तीसरी बात यह है कि वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें फॉरवर्ड स्टॉकिंग की करने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए कि हमारे जो मेजर सप्लाई लाइंस हैं या तो श्रीनगर से आएंगे या पठानकोट से आएंगे, और अगर हमने जो हमारा सामान है जो इंजीनियरिंग के तौर से हम यूज़ करेंगे, हमने उसको फॉरवर्ड डंप करना पड़ेगा। और लास्ट बात यह है कि इसमें वर्किंग सीज़न जो है, जब आप वहाँ ईस्टर्न लद्दाख में जाते हैं तो आपके पास सिर्फ पूरे साल में 6 महीने होते हैं। उस 6 महीने में पूरे साल का काम आपको
तेज़ी से करना पड़ता है। 1960s से हम इन बॉर्डर एरियाज़ में सड़कें बना रहे हैं। हमारे जो इंजीनियर हैं और हमारे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो मिशन मोड में काम करता है, और इसके लिए उनके लिए ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जोखिम होते हैं, वो उसके लिए तैयार हैं। वो एक फ़ौजी तरीके से हमारा पूरा BRO जो है वो मिशन मोड में इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है इनको ख़त्म करने के लिए और संपूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जब हम LAC विशेषतर अरुणाचल या लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो सामरिक बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमने तीव्रता देखी है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये पिछले 12 साल में ही आई है, और इस तीव्रता के 3 मध्य कारण हैं। एक तो सरकार की तरफ से हमें पूरे अपने जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक फंडिंग होती है, जो हमें पैसा दिया जाता है और जो हमें डिसीजन मिलते हैं, वो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे हैं, और उनका पूरा जो अटेंशन है वो बॉर्डर एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए है। जब भी हम कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम ब्रिज बनाते हैं या सड़क बनाते हैं या एयरफील्ड बनाते हैं, तो उसकी डुअल यूज़ होती है। मतलब एक तो ये है कि सामरिक दृष्टि से हम तो बॉर्डर रोड्स हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए काम करते हैं। तो एक तो सामरिक दृष्टि से आपको ये देखना है कि आपका जो फ़ौजी असला है वो बॉर्डर तक पहुंचा जाए, और इसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। पर ये दूसरी बात भी देखी जा रही है कि उस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से आर्थिक विकास कितना हुआ है। और ये मैं बता सकता हूँ कि चाहे हमारा ईस्टर्न लद्दाख हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हों, हर एक जगह बॉर्डर एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बहुत ही अहम पहल लागू किए हैं। हर एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें पूरा सपोर्ट मिलता रहा है, और इसके कारण इनके डेवलपमेंट में बहुत ही सुधार हुआ है। और मैं देख सकता हूँ कि अगले 10 साल में ये इस पूरे क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो BRO द्वारा भविष्य में कौन सी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी हिमालयी क्षेत्र में, देखा जाएगा? देखिए, पूरे हिमालय क्षेत्र में हमारे डेवलपमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं हर एक स्टेट में हैं, और पूरा मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। पर मैं कुछ जो मुख्य है उसके ऊपर मैं टिप्पणी देना चाहता हूं कि जैसे एक नीमूपदम दारचा सड़क है। आप जानते हैं कि लेह को जाने के लिए अभी तक हमारे पास जो ट्रेडिशनल रूट्स थे वो एक था श्रीनगर से लेह के लिए जोजिला पास के ऊपर से जो सड़क जाती है, और एक और दूसरा था जो मनाली से उपशी होता हुआ लेह के लिए सड़क जाती है। ये 2 मुख्य सड़क थे और इसमें से दोनों में ही काम चल रहा है। पर अभी जो तीसरी सड़क निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, मनाली से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं, एक दारचा पड़ता है, तो ज़ंस्कर घाटी को काटता हुआ एक सड़क है जो पदम वैली से निकलता हुआ नीमू से लेह को जा रही है। तो ये सड़क जो है ये लेह के लिए सबसे डिस्टेंस वाइज छोटा सड़क होगा। 298 किलोमीटर्स है, जो अभी 298 किलोमीटर्स में से 217 किलोमीटर्स बॉर्डर रोड ने ऑलरेडी उसको ब्लैक टॉप कर दिया है, और ये मेरा अनुमान है कि 2026 तक ये सड़क पूरी की जाएगी। और इसी सड़क के ऊपर जो हम शिंकुनला पास है, जो ज़ंस्कर घाटी के ऊपर से जो एक दर्रा है, वहाँ पर एक जो पास है उसके ऊपर हमने टनल बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने इसका फर्स्ट ब्लास्ट अगस्त में इसी साल किया था, और इसी टनल के ऊपर अभी ज़ोर शोर से हमारा काम चल रहा है। 4 साल में हमारा अनुमान है कि ये टनल भी संपन्न होगा, और इससे क्या होगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह की तरफ जाएगी। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट सड़क है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के माध्यम से बनाया जा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाना जा रहा है। और इसका जो मध्य भाग है तकरीबन 531 किलोमीटर्स का, ये बॉर्डर रोड्स को सौंपा गया है। इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू किया गया है,
और इससे मैं मान सकता हूँ कि पहले जो लैटरल कनेक्टिविटी थी, यानी जो हमारे LAC के साथ में पैरेलल जाता है, पहले 100 किलोमीटर की दूरी से थी, और ये जो अगर अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जिसके ऊपर काम चल रहा है, ये हो जाएगा 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे हमारी ये सड़क पूरे तवांग, बिल्कुल जो पश्चिम में है, विजयनगर तक जो ईस्ट में है, पूरे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये बन जाएगी। धन्यवाद सर डिफेंस डायनामिक्स से जुड़ने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने 2 मोर्चों पर संभावित संघर्ष की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती सांठगांठ को उजागर किया, जिससे नई दिल्ली को एकीकृत कमांड्स, अग्रिम बुनियादी ढांचे और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाने पड़े। आकाश प्राइम जैसी उन्नत वायु रक्षा तैनाती, अपाचे हेलीकॉप्टरों की अग्रिम तैनाती और न्योमा जैसे उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डों को सक्रिय करना, इन सभी में भारत की तत्परता का स्पष्ट संकेत मिलता है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से #DD लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य अहम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।